इजराइल ने कतर पर हमला किया तो 57 मुल्कों वाले बिरादरी इकट्ठा हो गई और इजराइल पर जो मन में आया वो कहने लगे। कोई कह रहा था कि अब इजराइल को सख्त जवाब दिया जाएगा, अब इजराइल का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक मिलिट्री अलायंस बनाते हैं ताकि किसी एक देश पर हमला हो तो सभी एक साथ आ जाएं। वैसे इस्लामिक संगठन वाले देशों में कई ऐसे मुल्क हैं जो इजराइल के साथ कारोबारी दिलचस्पी रखते हैं, कई ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे इजराइल के साथ दिखते हैं क्योंकि इजराइल अमेरिका का दोस्त है। इनमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी मुल्क जैसे देश शामिल हैं। वहीं ईरान, यमन जैसे देश हैं जो इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। एक और कैटेगरी भी है जिसने इजराइल की मिडिल ईस्ट वाली जंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल दिखते हैं, उन्हें लगता है कि हम सबको साथ बनाकर चलेंगे। अब सवाल यह है कि कतर पर इजरायली हमले के बाद क्या ये इक्वेशन बदलेगी? क्या अरब देशों का भी कोई एक नाटो बन सकता है? देखिए। इजराइल के खिलाफ अरब मुल्कों का मेगा प्लान। नेतन्याहू के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी। क्या अब इजराइल वर्सेस इस्लामिक नाटो होगा? अब ये जरूरी हो गया है कि हम ऐतिहासिक लम्हे का इस्तेमाल अरब इस्लामिक मैकेनिज्म को तैयार करने में लगाएं। आगे कुछ भी सुनने से पहले इन तस्वीरों को अच्छी तरह देख लीजिए। तारीख 3 सितंबर इजराइल ने हमास की लीडरशिप को मिटाने के नाम पर कतर पर हमला कर दिया, दोहा में बारूद बरसा दिया। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इसी हमले के बाद अरब मुल्कों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, लेकिन इकट्ठा होते, मीटिंग होती, नेतन्याहू के खिलाफ प्रस्ताव पास होता, उससे पहले ही इजराइल ने गाजा को फिर से दहला दिया। नेतन्याहू का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हमास के लीडर जहां छिपे हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम वहीं आकर मारेंगे। नेतन्याहू की यही सारी बातें 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC की मीटिंग का हिस्सा बनी। पाकिस्तान से लेकर ईरान तक, कतर से लेकर इजिप्ट तक सभी देशों ने इजराइल की आलोचना की, उसे सबक सिखाने जैसी बातें कही गई। हमें दुश्मन को लेकर अपना नजरिया बदलना होगा। वो सोचता है कि सभी इस्लामिक राष्ट्रों और शांति प्रिय देशों को खुद में समाहित कर सकता है। इस सोच को बदलने के लिए सख्त फैसले लेने होंगे ताकि किसी भी आक्रमणकारी का सतर्कता के साथ जवाब दिया जा सके। जिनकी बात आपने सुनी वो इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, वो मिस्र जो इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो मिस्र जो इजराइल के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करता रहा। गाजा पर जब इजराइल ने बारूद बरसाया तब गाजा के लोगों के लिए बॉर्डर बंद कर दिए, लेकिन जैसे ही कतर पर इजरायली हमला हुआ, इजिप्ट बिलबिला गया। कतर कहने लगा, ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल दावा करता है कि वो दुश्मनों से घिरा एक लोकतांत्रिक देश है। दरअसल वो ऐसे कब्जे और अनुचित विभाजन की व्यवस्था बना रहा है जो उसके आसपास के इलाकों के बराबर है। वो गुलामी की एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो उन अपराधों से घिरी हुई है जिनकी कोई सीमा नहीं है। सोचिए, एक मंच पर 50 से ज्यादा इस्लामिक मुल्कों के नेता मौजूद थे। सबकी जुबान से इजराइल, वहां की लीडरशिप के खिलाफ अंगारे बरस रहे थे। सवाल है मीटिंग का नतीजा क्या निकला? सवाल है इस मीटिंग का नतीजा क्या निकला? कतर ने साफ साफ कहा कि इजराइल ने मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और क्षेत्रीय शांति प्रयासों में रुकावट डाली है। मुस्लिम देशों ने इजरायली हमले की निंदा की, फिलिस्तीनी मुद्दे के हल को मध्य पूर्व में शांति के लिए अनिवार्य बताया। सबसे बड़ी बात यह थी कि मिस्र और ईरान जैसे कई देशों ने इस्लामिक नाटो या फिर मुस्लिम देशों के मिलिट्री अलायंस की बात पर जोर दिया ताकि भविष्य में किसी भी खतरे का साझा जवाब दिया जा सके। दोहा पर जो हमला हुआ उससे कई तरह के गलत अनुमानों और विचारों को बदल कर रख दिया है। ये हमला दर्शाता है कि तेल अवीव के आक्रामक रवैये से कोई भी अरब या मुस्लिम राष्ट्र महफूज नहीं है। कल किसी भी अरब मुल्क पर हमला हो सकता है। अब वक्त आ गया है जब हमें आक्रमण करने वालों को सजा देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि नाटो की तर्ज पर अरब मुल्कों की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक सैन्य संगठन का खाका तैयार करने की प्लानिंग हो रही है। दरअसल नाटो अमेरिका और यूरोप का सैन्य मिलिट्री अलायंस है। इसमें 32 देश हैं, वहीं OIC में 50 से ज्यादा। नाटो का संविधान कहता है कि अगर एक सदस्य मुल्क पर हमला हो जाए तो यह हमला सभी देशों पर माना जाए।
इसी तरह की बात ओआईसी भी चाहता है कि अगर हम में से किसी एक देश पर हमला हो तो फिर यह हमला सभी इस्लामिक मुल्कों पर माना जाए, ताकि सभी मिलकर इसका जवाब दे सकें। तुर्की तो नाटो का सदस्य है, इसलिए इस्लामिक मुल्कों के सैन्य संगठन और इजराइल पर उसका क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। हमें इजराइल के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए कूटनीतिक कोशिशों को और तेज करना होगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके इजरायली अधिकारियों पर केस चलाने चाहिए। इस्लामिक वर्ल्ड के पास वो सब कुछ है जिससे इजराइल के हौसलों को पस्त किया जा सके। एर्दोआन चाहे जो कहें, लेकिन वो ये जानते हैं कि इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट है और 2 दिन पहले यही बात अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुले तौर पर कही। हमास के खात्मे को लेकर गाजा पर हमले का सपोर्ट किया। वहीं दूसरी ओर इसी इस्लामिक जमात में कई मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल को लेकर नरमी बरतते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस्लामिक नाटो वाला सिस्टम आकार लेगा भी या नहीं, या फिर ये बैठक भी सिर्फ दूसरी बैठकों की तरह नेतन्याहू की कड़ी निंदा तक सिमट जाएगी। अब बात देहरादून की करते हैं, जहां पर सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद तबाही मची और इसकी वजह से आसपास के इलाकों बाढ़ जैसी स्थिति हुई। सड़कों पर तेज सैलाब बहने लगा, घरों से पानी भर गया, 7 से 8 दुकानों को नुकसान हुआ, 3 लोगों की जान गई। बिगड़ते हालात को देखकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी, करीब 100 से ज्यादा लोगों को बचाया है। सीएम धामी जो हैं वो भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़े, प्रदेश परेशान है। कैसे कुदरत ने कुछ ही घंटों में इलाके का नक्शा बदल दिया, इसका अंदाजा आज हम आपको इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर बादल फटने की है, दूसरी तस्वीर जो है वो बादल फटने के बाद की है, और दोनों तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि सहस्त्रधारा में किस कदर नुकसान हुआ। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भयंकर तबाही। सड़कों पर सैलाब, तस्वीरें दे रही खौफनाक गवाही। लौटते मानसून ने देवभूमि की मुश्किलें बढ़ा दी। सहस्त्रधारा में तबाही का ऐसा शोर शायद ही पहले कभी सुना गया होगा। बादलों की दहाड़ ने शायद ही ऐसी तबाही मचाई होगी। देहरादून में लोगों ने शायद ही पहले ऐसे डरावना मंजर देखा होगा। ऊपर से पहाड़ भी टूट रहा है, इधर से नदी है, पुल भी टूटने के कगार पे है। सहस्त्रधारा में रिसोर्ट, होटल लगभग बहुत सारे टूट गए। क्या मकान, क्या दुकान और क्या गाड़ी, कुदरत की विनाश लीला के आगे सब कुछ बहता हुआ नजर आया। गांव है या घर है, वहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं एक ऐसे ही घर में मौजूद हूँ जो कि पहली मंजिल पर है, और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पंखे मुड़े हुए हैं, पूरी तरह से घर तबाह हो चुका है, और यहाँ पर मलबा छत तक यहाँ पर पहुँच गया है। जिंदगी बेबस थी, चारों ओर सैलाब ने कब्जा जमा लिया। देखते ही देखते सौंग नदी के विकराल रूप ने रास्तों को निगल लिया। माल देवता और टिहरी जाने वाली सड़कें नदी में समा गई। मेरे पीछे ठीक ये सौंग नदी है जो इस बार विकराल रूप धारण करके आई है, जिसने काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि अक्सर सौंग नदी जो अपने कोर्स है, यानी जो सौंग नदी का जो मेन रास्ता है, वहां से लगभग 500 मीटर की तरफ ये सड़क पर आ गई और पूरी तरह से सड़क वॉश आउट हो चुकी है। मूसलाधार बारिश के चलते तमसा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया। टपकेश्वर मंदिर में बाढ़ जैसे हालात हो गए, कई फीट ऊपर तक पानी भर गया। और कचहरी में वक्त है अब एक खास इंटरव्यू का। अब से थोड़ी देर पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने पाकिस्तान के मुद्दे पर, हैंडशेक विवाद पर, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछे। क्या कुछ रहा उस इंटरव्यू में खास, सुनिए आप। एशिया कप चल रहा है, आप इसके खिलाफ है, लेकिन मैच तो हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? अरे बाबा, जिन लोगों के घरों में लाशें गईं, जो हमारी बेटियां शादी के चौथे या 5वें दिन बेवा हो गई, उनके घर में क्या गुजर रही होगी नहीं मालूम, कि खून उनका बह गया है। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर उनका मजहब पूछकर, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे,
उनकी बीवी और बच्चों के सामने उन 26 लोगों को सर पर गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा मेरा मानना यह है कि कभी कभी नेशनलिज्म को आप इस तरह से समझिए, हम बीजेपी से कहना चाह रहे हैं, सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल मत करिए। कभी कभी नेशनलिज्म को ऐसा इस्तेमाल करिए कि हम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं पैसों का। यही तो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। अगर आप अच्छा पानी क्यों रोक दिया आपने? भाई बायलैटरल है ना, भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल ही मामला है। आपने 80% पानी रोक दिया, तो वहां पर बायलैटरल है, यहां पर आप खेलेंगे नहीं तो यहाँ पे तो बायलैटरल नहीं है ना, एशिया कप में एशिया की सारी देशें हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। बीजेपी क्या कह रही है, हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, मगर ये तो बायलैटरल, पानी भी तो बायलैटरल है। पानी क्यों बंद किया आपने? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, खून और पानी नहीं बहेगा तो क्रिकेट मैच होगा। अरे नुकसान क्या होगा बीसीसीआई का बताइए? एक एशिया कप नहीं खेलेंगे, मगर इसका मैसेज क्या जाएगा पाकिस्तान को? इसका मैसेज क्या जाएगा उस पाकिस्तान? आज भी पाकिस्तान में आप देखिए, रिपोर्ट आई कि लश्कर तैयबा ने अपना कैंप बनाना शुरू कर दिया जहां पर हमने ब्रह्मोस भिजाया था। क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान रुक जाएगा? जो अगर कोई भारत में कोई ये समझ रहा है, नंबर 1 का बेवकूफ और गधा है कि पाकिस्तान दोबारा आतंकवाद का हमला नहीं करेगा। हमको तो हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा उनसे। तो आप क्या चाहते हैं कि भारत एशियाड में भी ना जाए, ओलंपिक में भी ना जाए, कहीं ना जाए जहां पाकिस्तान जाएगा? अरे बाबा, एक मामूली एशिया कप के लिए खेल रहे हैं आप, कहां एशियाड ओलंपिक की बात कर रहे हैं बाबा? चुनाव आ जाए। यही बीजेपी ने क्या कहा था जब मनमोहन सिंह थे, बिरयानी खिलाने जा रहे हैं, फुला करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप खेल कैसा सकते हैं? क्या खेल रहे हैं आप? क्यों खेल रहे हैं? क्या हमको एश्योरेंस दिया पाकिस्तान ने कि टेररिस्ट नहीं आएंगे? क्या चीन के साथ हमने जब बातचीत की तो चीन ने क्या कहा पाकिस्तान के बिहाफ पर? कुछ कहा तो बताइए देश को। कुछ नहीं मालूम, मगर आप खेलना चाह रहे हैं। नहीं, आज नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, 26 लोगों की जान जो गई उसकी कीमत क्या है, और एक हकीर क्रिकेट मैच की कीमत क्या है? और उसके बाद हैंडशेक कंट्रोवर्सी भी हो गई, और एक प्लेयर नेम मोहम्मद यूसुफ है, वो हमारे कैप्टन के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं टीवी पे बोल नहीं सकता हूं। अरे बाबा, टॉस कर रहे हैं आप, बॉलिंग डाल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। हाँ, क्या ये ड्रामा। देखिए, हमको क्रिकेटर से कोई शिकायत नहीं है, हम उन पे नाज करते आए और नाज करते रहेंगे। सवाल उठा रहे भारत सरकार पर कि उन्हीं के परमिशन से खेला गया ना जी। क्रिकेटर तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो, और हम चाहेंगे कि भारत हमेशा जीते, मगर सिर्फ क्रिकेट मैच जीतना नहीं है बाबा। भारत को टेररिज्म के खिलाफ भी जीतना है, ये 50% टैरिफ को भी कम कराकर जीतना है, चीन जो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा उसको निकाल कर भी जीतना है, देश में बेरोजगारी को कम करना, ये भी तो जंग है, सब चीजें हैं।